नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर चल रही है KBS PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम की एक सीरीज़, जिसकी वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहुँचाएँ उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KBS PRT इंटरव्यू की। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में अगर बात की जाए तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं जो कि डिपेंड करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे क्लासरूम मैनेजमेंट से लेकर पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये क्लासरूम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक इनडिसिप्लिन चाइल्ड है आपकी क्लास में, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और अगर कोई बच्चा आपके ही क्लास में, आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते दौरान आपकी क्लास में कोई बच्चा लंच अपना क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, आपसे छुपा कर लंच को खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे या कुछ बच्चों का ग्रुप आपके पढ़ाने के समय क्या कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इनको हम कैसे अपने इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करेंगे, इनका क्या आंसर देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स करता है टू द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू create a productive and conducive learning environment within a classroom। सबसे पहले कहा गया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि एक जो एजुकेटर है वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाए या कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए उसके जो लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लासरूम का वो एक क्रिएटिव हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, साथ ही साथ बच्चों के लिए क्या हो जाए, एक इंगेज कर पाए बच्चों को। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल स्पेस, setting clear expectation, maintaining discipline, fostering positive behavior and addressing conflicts to optimize learning and engagement for students। मतलब यहाँ पर जो टीचर जो एजुकेटर है वो ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को अपनाता है क्लासरूम के अंदर कि उसके जरिए क्लासरूम का जो फिजिकल स्पेस जो क्लासरूम में दिया गया है वो उसको ऑर्गेनाइज कर पाए वेल तरीके से। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों की और या फिर टीचर्स की बच्चों से, उन सभी एक्सपेक्टेशन को वो क्लियर कर पाए, अचीव कर पाए, ठीक है, और डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए। ये सारी चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब बात ये उठती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट को अगर हम क्लास में, ये तो हमने समझ लिया क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, ठीक है, कि कैसे हमें बच्चों को इंगेज करना है, कैसे हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों को लेकर या बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन है टीचर को लेकर वो कैसे फुलफिल हो पाएँ। साथ ही साथ कैसे जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो ऐसा हो पाए कि वो उसमें बच्चा इंगेज हो, ठीक है, आसानी से चीज़ों को समझे, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको वो फुलफिल कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना ही एक क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन इसमें सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आप एक क्लासरूम को मैनेज कैसे करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट तो आप समझ गए, लेकिन क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है इसको कैसे समझाएंगे। तो या जब आपसे इंटरव्यू जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कैसे क्लासरूम को मैनेज करेंगे तो आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां समझते हैं कि मैनेजिंग अ क्लासरूम इफेक्टिवली, ठीक है, अगर आपको इफेक्टिवली क्लासरूम को मैनेज करना है तो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, maintaining a positive and engaging learning environment and fostering good communication with students। मतलब यहाँ पे गिनी चुनी 3-4 बात कही गई हैं जिनका अगर आपने पालन कर लिया तो आप एक क्लासरूम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जिनमें से पहली है कि क्लियर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, बच्चों की टीचर से और टीचर की बच्चों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जरूर होती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस आप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस अगर आप एस्टेब्लिश कर पा रहे होंगे तो आपका क्लासरूम जो होगा वो हाईली मैनेज रहेगा। जैसे कोई बच्चा है, वो एक गिफ्टेड बच्चा है और उसको बहुत तेजी से वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो अब आपका जो पेस है, समझाने का जो पेस है, अगर वो स्लो लर्नर की तरीके से रहेगा यानी बिल्कुल ही स्लो रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस थी आपसे
कि वो तेजी से सीख रहा है तो उसकी जो स्पीड थी सीखने की वो ज़्यादा तेज थी, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप उसको तेजी से पढ़ाएं, लेकिन आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में नहीं रखा, तो इसलिए अब वो बच्चा क्या करेगा, उसको लर्निंग बोरिंग लगने लगेगी, और जब लर्निंग बोरिंग लगने लगेगी तो वो क्या करेगा, वो शोर मचाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपको 3-4 बात याद रखनी होती हैं कि आप बच्चे की एक्सपेक्टेशन को अचीव कर पाएं। साथ ही साथ अगर आपको एक पॉजिटिव और इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपको अपनी क्लासरूम में इस तरीके का एनवायरनमेंट देना है, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं जो उनकी रियल लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जिससे बच्चे आपकी तरफ इंगेज हो सकें, ठीक है। और फोस्टरिंग गुड कम्युनिकेशन, यानी आप बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि जब आप और बच्चे आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे तो वहां से भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखेगा। तो ये तो क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में हुआ। इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो क्लासरूम को मैनेज करने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं या जरूरी होते हैं। जैसे एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, इसको अभी हम लोगों ने समझा था कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब आपका और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बच्चा आपके साथ घुल मिल सके, बच्चा आपके साथ अच्छे तरीके से मतलब क्या कर सके, इंगेज हो सके। मतलब अगर बच्चे के मन में कुछ भी डाउट है तो ऐसा ना हो, उसको ये डर ना हो कि नहीं सर हमें समझाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं, या सर हमें पूरी क्लास के सामने क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, या हमें हड़का देंगे, या हमें से कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे। तो अगर ऐसी रिलेशनशिप होगी तो ये एक निगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन हो, दोनों तरफ क्या हो, स्वतंत्रताएं दी जाएं, जिससे बच्चा आपस में अच्छी तरीके से आपसे इंटरेक्ट कर सके। ऑर्गेनाइज अ प्लान, देखिए जब भी आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में एंटर होने से पहले आप पूरा एक प्लान बनाकर आते हैं, ठीक है, और उस प्लान के मुताबिक आप क्लास रूम में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। तो यही होता है कि जब भी आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम मैनेज बनी रही सही तरीके से, उसमें किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन या किसी भी तरीके का जो आपका बाधाएं हैं वो ना आए, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, एक प्लान ऑर्गेनाइज करना होगा। बी कंसिस्टेंट एंड फेयर, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप समय पर आ रहे हैं, आप फेयर हैं, मतलब आप समय पर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, आपका जो काम है आप कंसिस्टेंट रूप से वो करते आ रहे हैं, आपका सिलेबस कंसिस्टेंट रूप से खत्म होता है, जो तय समय है आप उस समय में उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्लियर करा देते हैं, और फेयर है, ठीक है। तो एड्रेस इश्यू प्रॉम्प्टी, ठीक है, इश्यूज प्रॉम्प्टली का मतलब क्या है कि जो भी बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं आप उनको एड्रेस कीजिए, आप उनको समझिए और उनका समाधान कीजिए। ये नहीं है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, बच्चा आपकी जो आपके और बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शन है वो टूट जाएगा, और बच्चा क्या करेगा, मैनेज नहीं रह पाएगा, वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा, वो क्या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी एक्टिविटी करेगा या कुछ ना कुछ क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होगा, गड़बड़ होगा। एनकरेज स्टूडेंट इंगेजमेंट, आपको क्या करना है, आपको हर वो एक एक्टिविटी को लाना है, हर वो उस एक्टिविटी को, हर उस गेम्स को, हर उस टॉपिक को, तरीके को लेकर जरूर आना है जिससे बच्चा इंगेज रहे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हर एक बच्चे की अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपनी एक डिजायर्स होती है, तो अगर आप उस बच्चे की इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रहे हैं, मतलब आप उसको, उस लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा इंगेज रहेगा आपके साथ, और इंगेज रहेगा तो फिर क्लासरूम अच्छी, क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि स्टूडेंट किसी भी तरीके से इंगेज रहे आपके साथ, इस चीज़ को आपको एनकरेज करना है, यानी ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ आपको लेकर आनी है। यूटिलाइज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब आप जानते हैं रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने ये दोनों चीज़ पढ़ी भी होंगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब आपने रीइंफोर्समेंट का चैप्टर पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। यहीं पर बात की जा रही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूटिलाइज करना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब आप कोई चीज बच्चे को देते हैं, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम क्लास 10th में पास हो जाते हो या टॉप कर देते हो क्लास 10th में, तो आपको मैं साइकिल दूंगा या फोन दूंगा। तो ये एक तरीके का रीइंफोर्समेंट, और कैसा रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, जहां पर आप बच्चे की एक डिजायरेबल चीज, जो बच्चे की जरूरत थी, वो आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप सबको पता ही होगा, जिसमें आप क्या करते हैं, बच्चे की जो
अनडिजायर्ड थिंग है उससे आप उस बच्चे से छीन लेते हैं। जैसे कोई बच्चा गार्डन साफ करता है, आपने कहा कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं तो मैं आपको ये काम करने से बंद कर दूंगा, मतलब आप गार्डन साफ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि ये एक तरीके का रीइंफोर्समेंट तो है, लेकिन ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, पेडागोजी पढ़ी होगी, तब आपने समझा होगा। लेकिन अभी यहां समझिए, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसको आपको यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। आपको जो जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जैसे बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया तो आपने बच्चे को चॉकलेट दे दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, इंगेज रहेगा, और बच्चे को अगली बार ये होप होगी कि जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसने सही जवाब दिया तो आप उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे वो क्या करेगा, जो उसके लिए जरूरी है या जो उसको अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब आप जब बच्चे के साथ या क्लासरूम के साथ, क्लासरूम में जितने भी बच्चे आपके सामने हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा टीचर वही है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, यानी जो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है और एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्थापित कर पाता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कि वो एक क्या होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। तो एज अ टीचर आपको भी क्या करना है, अपने क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे और आपके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाए। क्लियर इतनी बात। तो मैनेज क्लासरूम के लिए आप लोग इन की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, जिनमें आपको मैंने ये पॉइंट्स समझा भी दिए हैं आपको एक एक करके कि ये पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर पहली तो बात है कि बी कंसिस्टेंट एंड फेयर, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और जो भी प्रॉम्प्टली हैं इशूज हैं उनको आपको उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आप इनमें से आप अपने पॉइंट्स को बनाइए और अपना एक उत्तर तैयार कर लीजिए, एक आंसर तैयार कर लीजिए जो आपको वहां देना है। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि देखिए एक इनडिसिप्लिन बच्चा है, ठीक है, जो आपकी क्लास में शरारत कर रहा है। अब वो शरारत किसी भी प्रकार की हो सकती है, हो सकता है वो पीछे से कुछ आवाज निकाल रहा हो सकता है वो कुछ कट 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 टक 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 ऐसी कुछ आवाज कर रहा हो, आपस में इंटरेक्ट ना क्या कर रहा हो कि किसी से बात कर रहा हो, किसी के थप्पड़ मार दे या किसी को मतलब इनडिसिप्लिन का मतलब है कि वो डिसिप्लिन में नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ कि हैंडलिंग एन इनडिसिप्लिन चाइल्ड, ठीक है, इनडिसिप्लिन चाइल्ड इन द क्लासरूम रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड एंड पेशेंस अप्रोच टू गाइड देम टूवर्ड्स बेटर बिहेवियर। अब ये चीज इन्होंने एक स्टैंडर्ड वे में बता दी आपको, ठीक है। इसमें एक स्टैंडर्ड वे से तरीका आपको बताया कि आप क्या करेंगे कि इस इनडिसिप्लिन चाइल्ड अगर आपकी क्लासरूम में है तो आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको एक बैलेंस्ड और एक पेशेंस अप्रोच से समझाएं। बैलेंस और पेशेंस अप्रोच क्या हुई, ये आप समझ लीजिए कि जैसे इनडिसिप्लिन चाइल्ड है, उसने कुछ हरकत कर दी क्लासरूम में और आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते दौरान उसने कोई हरकत कर दी, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि आप उसको हड़काने लगे या आपने उसको पनिशमेंट दे दिया कुछ, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंट करना आना चाहिए, लेकिन टॉलरेंट भी इस तरीके से नहीं कि आपने पूरी तरीके से टॉलरेंट कर दिया उसको तो फिर तो वो दोबारा से हरकत करेगा। मतलब पेशेंस रखना चाहिए और उसकी स्थिति को समझना चाहिए कि आखिर वो बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। तो अभी हम समझेंगे इसके की पॉइंट्स के बारे में कि इसके क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं कि जब आपका एक इंडिसिप्लिन बच्चा, ठीक है, आपकी क्लास में है और आपकी क्लासरूम को एनवायरनमेंट को गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, स्टे काम एंड कलेक्टेड, मतलब आपको क्या रहना है, काम रहना है। ये नहीं है कि किसी बच्चे ने कोई हरकत की और आपने क्या कर दिया, आपने उसको बहुत तेजी से लाउड आवाज में उसको आपने हड़का दिया। तो ऐसी स्थिति में क्लासरूम का एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाएगा और बच्चा भी क्या हो जाएगा, सहम जाएगा, डर जाएगा और हो सकता है कि अगली बार से वो स्कूल आना ही बंद कर दे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अगर आपने उनके साथ आपने उनको पनिशमेंट कर दिया, आपने उनको तेजी से लाउड आवाज में आपने उनको हड़का दिया, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि बच्चा डर जाएगा आपसे और हो सकता है कि वो अब अगले दिन से क्लास में आना ही बंद कर दे या स्कूल आना ही बंद कर दे। तो ऐसा तो आपको करना नहीं है। तो आपको काम रहना है और क्या करना है, बहुत ही पेशेंस लेवल आपके होना चाहिए और पेशेंसली आप उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। प्राइवेट कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे बच्चे से अकेले में जाकर बात कर सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं कि बच्चे आपकी क्या समस्या है, कि क्यों आप मतलब क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कोई ऐसी समस्या है। तो हो सकता है बच्चा आपके साथ, अगर आपके बीच में रिलेशन अच्छे हैं तो आपको वो बताएगा भी कि सर मेरी ये समस्या है, ठीक है। तो आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्यों किया।
ऑफर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब यहाँ पे भी देखिए पिछली वाली भी हमने समझा था क्लासरूम मैनेज करने से समय हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और यहाँ पर भी हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि मतलब हम बच्चे से ये कहेंगे, कोई टास्क दे देंगे कि जो भी इंडिसिप्लिन बच्चा होता है आप उसको कोई टास्क दे देंगे और कहेंगे कि अगर आप ये कर लेते हैं इतने टाइम तक तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, उसमें चूंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट है चॉकलेट के लिए तो बच्चा उसके लिए क्या करेगा, एफर्ट करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, आप बच्चे को सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है बच्चे का क्या हो कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, या बच्चे को इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, या बच्चे ने वो पहले से पढ़ रखा हो, वो टास्क उसके लिए रिपीटेड हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा बल्कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। इसलिए फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसके रीज़न को समझेंगे कि आखिर बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है, और तो आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जहाँ कहीं भी उसको नीड होगी, और आप उसको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। इन्वॉल्व पेरेंट्स गाइडेंस, ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे इनकी गार्जियंस जो है या इनके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है, तो जो बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे बिहेवियर को मैनेज किया जाता है, इसके प्लान्स होते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस बच्चे के साथ, जिससे कि उसका बिहेवियर जो है वो उस बच्चा अपना मैनेज करना सीखे, ठीक है। उसके बाद ऑफर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि आप एक क्वेश्चंस जो है आपने उस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन दिया, ठीक है, और हो सकता है उस बच्चे को वो सॉल्यूशन ना समझ में आया हो, तो आप उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देंगे, यानी कि उस सॉल्यूशन की बजाय दूसरी तरीके से उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चा को अगर वो पसंद आता है तो बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, और हो सकता है कि वो क्लास में क्या करे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, जहां कहीं पे भी उसको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, आप उसको प्रोवाइड करेंगे। मान के चलिए एक स्लो लर्नर बच्चा है, ठीक है, आपने अपनी क्लास में थोड़ा स्पीड जो है, थोड़ा पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, जिससे बच्चा क्या हुआ कि स्लो लर्नर बच्चा उसको नहीं सीख पा रहा है और या उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उसको लर्निंग बोरिंग लगेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, कैसे उसको इंटरेस्टिंग लगेंगी वो चीज़ें। तो इसलिए आप उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ कहीं भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो अकेले में समझना चाहता है उस टॉपिक को तो आप उसको बाद में समझाइए, आप उसको इंडिविजुअल तरीके से समझाइए, ठीक है, अलग अलग अटेंशन दीजिए, उसको समझाइए, लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर लर्निंग एक बार उसके लिए इंटरेस्टिंग हो गई तो फिर वो क्लास में आपके कभी भी इनडिसिप्लिन्ड नहीं होगा। सीक प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके साथ कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रोफेशनल ऐसा है, कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में क्या कमी है, क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहा है, ये आप एक साइकोलॉजिस्ट ही आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझा कि आप अपने एक क्लासरूम में एक इनडिसिप्लिन्ड बच्चा है जो बार बार क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं उस इनडिसिप्लिन बच्चे को समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5, 6, 7, 8 पॉइंट आपको दिए हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स के बारे में भी समझाया कि इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। आप इनमें से पॉइंट्स को लेकर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, इंटरव्यूअर पूछ लेगा, क्योंकि ये सिचुएशन पर आधारित है कि अगर आपकी क्लास में ऐसा होता है तो क्या करोगे, अगर आपकी क्लास में ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस स्थिति में आप उसको आंसर दे पाए। अगला क्वेश्चन जो क्लासरूम मैनेजमेंट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि मान के चलिए एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, जो आपके पढ़ाते दौरान लंच कर रहा है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, कई बार आपने देखा होगा जब आप या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तब आपने देखा होगा, या आपने जब आपकी टीचिंग लगी होगी, ठीक है, डीएलएड के दौरान जो ट्रेनिंग लगती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं आप पढ़ा रहे हो और पीछे छुप छुप के वो अपना लंच खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, तो ये समझिए कि इफ़ अ चाइल्ड इज ईटिंग लंच ड्यूरिंग माई क्लास पीरियड I would address the situation with a considerate and understanding approach। अब ये considerate और understanding approach है क्या, आपने ये कह दिया कि मैं उसकी सिचुएशन को एड्रेस करूंगा, मैं ये समझूंगा कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी सिचुएशन को समझने के बाद मैं जो भी उसकी अप्रोच है उस अप्रोच को मैं वहाँ पे लगाऊंगा कि मैं इसकी क्या अप्रोच लगाऊं जिससे ये बच्चे में ये सुधार आ सके। तो अब उस चीज़ को समझिए, जैसे
असेस द सिचुएशन को एसेस करूंगा। सबसे पहला काम ही मेरा यही होना चाहिए कि अगर बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते दौरान बच्चा लंच कर रहा है, तो आप एटलीस्ट सबसे पहले उसकी रीजन को तो समझिए कि आखिर बच्चा कर क्यों रहा है, ऐसी सिचुएशन उसके साथ आ क्यों रही है। तो सिचुएशन को एसेस करना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेट प्राइवेटली, आप बच्चे से अलग जाके पूछ सकते हैं या उसके पास जाकर उससे पूछ सकते हैं कि बेटा आप मतलब क्या आप लंच करके, क्या आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है या आप इसको पहले से पढ़ रखे हैं। तो बच्चे से जब आप बात करेंगे तो बच्चा आपसे बताएगा कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ऑफर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ऑफर अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आप जो तरीके को अपना रहे हो वो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा हो, तो बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, तो उसका जो इंगेजमेंट है आपके साथ वो टूट गया हो और बच्चे को बोरिंग लग रही हो क्लास, तो बच्चे ने सोचा कि पढ़ने से बेहतर है कि मैं कुछ खा ही लूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चा तो छोटा छोटा है, बच्चे को छोटे छोटे जो बच्चे तो खाने पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस प्राइवेटली इफ़ नेसेसरी, आप बच्चे से प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हैं अगर आवश्यकता है। वैसे आपने कम्युनिकेट कर लिया है, कम्युनिकेट और डिस्कस में आप समझ पा रहे हैं अंतर। डिस्कशन का मतलब होता है कि आप पूरा हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कम्युनिकेट का मतलब है कि आप उसके रीज़न, आप उससे सीधा पूछ लेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हो उससे। इन्वॉल्व सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ का मतलब क्या है कि आप चाहें तो आप अपने जो स्टाफ के टीचर्स हैं, जो आपसे हाईली एक्सपीरियंस टीचर है, जिनके सामने भी ये समस्याएं कभी ना कभी रही होंगी, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, आप उनका इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनके सामने ये सिचुएशन नहीं आई हो, हर एक टीचर के सामने ये सिचुएशन आती है, उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। आप उनके आइडियाज़ को भी लेकर और अपनी कुछ अप्रोच को लगाकर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं। रिट्रीट एक्सपेक्टेशन, अब आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट बच्चे का आपके साथ बना रहे, साथ ही साथ जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस पेस की उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उस पेस से उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो मेथड, जो चीज़ से उसको क्लास इंटरेस्टिंग लगती है, आप उस चीज़ से उसको इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं उस टॉपिक को, तो बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो फुलफिल हो जाएंगी और बच्चा आराम से आपके साथ इंगेज रहेगा और जो भी चीज़ आप समझाएंगे बिल्कुल आराम से वो समझेगा, कोई भी डिस्टरबेंस किए बिना, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आपको रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ाई हो या किसी भी टॉपिक को पढ़ाया और कोई एक कॉन्सेप्ट किसी एक तरीके से पढ़ा दिया है, तो जिस तरीके से आपने पढ़ा दिया और हो सकता है कि अगले बच्चे को वो चीज़ ना समझ में आई हो, तो बच्चा आपसे तो आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मैंने इसी तरीके से पढ़ा दिया, यही तरीका है, आपको यही समझना पड़ेगा। नहीं, आपको रिजिड नहीं होना है किसी भी केस में। टीचर हमेशा वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सिचुएशन के आधार पर अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स में परिवर्तन लाए, वही फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। आपने देखा कि एक बच्चे को इस तरीके से समझ में आ गया लेकिन अगले बच्चे को वो उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने तरीके में सुधार लाएंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे और फिर उस तरीके से समझाएंगे, तो हो सकता है उस बच्चे को उस तरीके से समझ में आ जाए और फिर वो कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी क्लास में पैदा ना करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर एक बच्चा आपकी क्लास में लंच कर रहा है और आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे से कैसे हैंडल करेंगे, कैसे क्या सिचुएशन पैदा होगी, तो उस सभी के आंसर आपको दिए गए हैं। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीक तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लासरूम मैनेजमेंट से आपसे क्या पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बच्चे जो है आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते दौरान आपने भी देखा होगा, आपने ऐसा किया भी होगा अपनी क्लासरूम में, ठीक है, कि आप क्या है, टीचर पढ़ा रहा है और आप पीछे बात कर रहे हैं। अब आप अपने ऊपर अप्लाइड कीजिए, आप कब बात करते थे? या तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जो उसका तरीका है वो तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, या उसका जो इंगेजमेंट है आपके साथ वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट उसका आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। तो जब आप बोरिंग फील करते हैं तो फिर आप आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब कोई बच्चे आपस में गॉसिप कर रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे क्लासरूम को हैंडल करेंगे? तो एड्रेसिंग गॉसिप इन द क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये की गई है कि ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासरूम में बिल्कुल गॉसिप ना हो, गॉसिप तो होना जरूरी है, क्योंकि जब आप और
टीचर और बच्चे का जब एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है तो उस कन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आप जवाब देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के जवाब बच्चे आपको देते हैं, तो आप और बच्चे मिलकर एक कोऑपरेटिव लर्निंग की सिचुएशन को बनाकर आप बहुत सारी चीज़ों को एक क्या करते हैं, सीखते हैं आपस में। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल लर्निंग होती है उस स्थिति में। इसलिए आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपकी क्लास में गॉसिप बिल्कुल ना हो, गॉसिप होगी, लेकिन वो गॉसिप कैसी होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया कि ऐसी गॉसिप जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, आपकी लर्निंग से रिलेटेड हो। बाय एड्रेसिंग गॉसिपिंग इज इन अ डायरेक्ट yet understanding manner we can help foster a culture of respect, empathy and healthy communication within the classroom। यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर बच्चे जो हैं, आप और बच्चे के बीच में गॉसिप जो है वो इस तरीके की हो रही है कि जिससे आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा है और साथ ही साथ आप कुछ हेल्दी कम्युनिकेशन हो पा रही है, क्लासरूम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिनको बच्चे भी सीख पा रहे हैं, आप भी उनसे कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, तो वो तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है। हम उस एड्रेसिंग गॉसिपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चा आपकी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा कर रही है, ऐसी गॉसिप की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एड्रेस करेंगे द बिहेवियर फॉर्मली बट कामली, मतलब फॉर्मली बट कामली, मतलब आप उसके बिहेवियर को एड्रेस करेंगे, पता करेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये तो आप समझेंगे ही समझेंगे, ये निश्चित है। फॉर्मली का मतलब है कि ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन कामली करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पीछे बात कर रहे हैं और आपने कहा बात नहीं करोगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको पता ही है कि बच्चे को क्या लगेगा, आपसे हो सकता है कि आपका और बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो फिर कभी बिल्ड ना हो पाए, बच्चा आपसे डरे और इस डर की वजह से वो ना तो क्लास में कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हो सकता है कि वो आपकी क्लास में आना ही बंद कर दे, ठीक है। तो आपको उसके बिहेवियर को तो समझना है कि आखिर बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब हुआ कि आपको बच्चों को वो पूरी तरीके से जो भी आपने समझा उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब अच्छी तरीके से बच्चे के सामने एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, ठीक है। और टीच एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, आप बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, आप बच्चों के साथ कैसी एम्पैथी होती है वो करना सिखाएंगे, मतलब बच्चे के अंदर सिंपैथी आए, बच्चा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखे, ठीक है, दूसरे की कंडीशन को समझे। ये चीज़ें भी आप अब ये देखिए, ये हिडन करिकुलम होता है। अब कभी भी आपने चैप्टर्स में या टॉपिक्स में ये नहीं देखा होगा कि आपको बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखानी है, आपको बच्चों को उठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कभी करिकुलम में नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको हिडन करिकुलम में रखते हैं कि मतलब ये करिकुलम में तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम क्लासरूम में सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट भी हम बच्चों को सिखाएं, जिससे बच्चा क्या करे कि बच्चा समझे, रिस्पेक्ट करे अपने एल्डर्स की और अपने टीचर्स की, कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो आखिर वो क्यों गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे उस टीचर की रिस्पेक्ट पर क्या होगी, उसके सम्मान पर क्या होगी, ठेस पहुंचेगी। सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, हमेशा एक पॉजिटिव एग्जाम्पल उनके लिए सेट करके रखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल जो है आप नेगेटिवली उनसे बात नहीं करेंगे कि नहीं 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 बात करना बहुत बेकार होता है, ऐसे करोगे तो बस मूंगफली बेचोगे, ठेले लगाओगे, तो ये क्या होगा, इससे उनकी भी क्या होती है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हमेशा सेट करने हैं। और रीइंफोर्स क्लासरूम एक्सपेक्टेशन, मैंने फिर से बताया एक्सपेक्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। अगर आप बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है आप उनको मेंटेन कर पा रहे हैं तो फिर तो बच्चा कोई भी ऐसी हरकत करेगा ही नहीं, ना वो इंडिसिप्लिन होगा आपकी क्लास में, ना फिर वो बच्चा आपके क्लासरूम में लंच करेगा, ना ही वो बच्चा गॉसिप करेगा। क्योंकि जब जो रिक्वायरमेंट उसकी है, जो एक्सपेक्टेशन उसकी आपसे है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी उसको लर्निंग इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है, एक अच्छा एंगेज हो चुका है वो आपकी क्लास में, तो ऐसी स्थिति में फिर वो आपके साथ कोई आपकी क्लासरूम में ऐसी कोई एक्टिविटी करेगा ही नहीं जिससे डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, क्योंकि वो उसको खुद लर्निंग इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन ये होता तभी ही है जब आपका और बच्चे के बीच में एंगेजमेंट टूट जाए और आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे को या तो समझ में नहीं आ रहा है या वो इंटरेस्टिंग नहीं है उसके लिए, ठीक है। एनकरेज ओपन डायलॉग, ओपन डायलॉग का मतलब क्या हुआ कि आप और टीचर मतलब एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे के सामने बच्चे को कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरीके की समस्या होती है, तो एटलीस्ट वो आपसे सामने ओपन डायलॉग कर सके, मतलब आपको बता सके, आप उसको कुछ सलाह दें, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। फोस्टर अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, वही चीज़ बात हो गई कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ कहीं भी बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है आप उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए। मॉनिटर एंड एड्रेस
मॉनिटर एंड एड्रेस रिकरेंस, ठीक है। तो आपको जो भी बच्चे की रीजंस हैं आप उनको मॉनिटर करेंगे, बार बार बच्चे को मॉनिटर करेंगे कि बच्चे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, और अगर आप और उनके उसके रीज़न का एड्रेस करेंगे, उनके रीज़न का पता लगाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर जो कोई भी बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ठीक है। कोई चीज़ बिना कारण के बच्चा नहीं करता है, ठीक है। अगर बच्चे को लर्निंग अच्छी नहीं लग रही है, जो टास्क आपने दिया है वो काफ़ी बार वो कर चुका है, रिपीटेड टास्क हो चुका है उसके लिए, ठीक है, या बच्चे को जो चीज़ इसे समझाया है वो उस तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तभी बच्चा क्या करता है, आपकी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को गड़बड़ करता है। इन्वॉल्व पेरेंट इफ नीडिंग, ठीक है। इन्वॉल्व पेरेंट इफ नीडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स को भी इसमें शामिल करना चाहिए, कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेकर, उन्हें मतलब उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स इशू हो या घर का कोई इशू हो, तो आप पेरेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एनकरेज पॉजिटिव कम्युनिकेशन, फिर से बताया, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको देना है, ठीक है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको देना है, ओपन डायलॉग को एनकरेज करना है, ऐसे ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन एनकरेज करना है, मतलब आपके और बच्चे के बीच में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहे, ठीक है। गाली गलौज की बात नहीं आए, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे के सामने आप बच्चे को हड़का रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये क्या, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक नेगेटिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसका बच्चे के बिहेवियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और बच्चों के बीच में। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर इन सब का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, एक क्लासरूम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट को समझा कि आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, और क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और कैसे आप उन क्वेश्चंस को अपना आंसर जब दे रहे होंगे तो उनमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ये कहेगा कि आप कैसे क्लासरूम को मैनेज करेंगे तो आपको उसका आंसर देना होगा, और उस आंसर देते समय जब आप वो टर्म यूज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर उसमें फिर वो एक आपके आंसर को बहुत ही इफेक्टिव बना देगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सब बारीकियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू के बेसिस पर, आधार पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन और जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, एक टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हाँ, वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि देखिए पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा जो टॉपिक है वो पूरी एक वीडियो में जाकर अंत में जाकर पूरा कवर होता है, फिर कंक्लूजन होता है। आप शॉर्ट वीडियो 2-2, 3-3 मिनट देखकर चले जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ना ही देखें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो ही नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको आधा कचरा ज्ञान का क्या ही मतलब है, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना होता है, वीडियो के अंत तक हमेशा रहा करें, ठीक है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है आज पूरी इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव है, अच्छी है, ठीक है, आपके लिए काम आएगी आपके इंटरव्यू में। बाकी वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।